नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से एक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास रहेगी। इसमें हम सारी की सारी विज्ञान के हर अध्याय में से महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर उनका विश्लेषण करेंगे, जो आपको एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंट रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम अध्याय 1 और 2 के दोनों के चैप्टर के वीडियो हैं वो अपलोड हैं पहले से ही, और 3 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें एक टॉपिक है धातु और अधातु। आपको इनमें विभेद होना चाहिए, विभेद का पता होना चाहिए कि अंतर क्या है इसमें। सबसे पहले इसके भौतिक गुणों की बात करें तो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं यानी ठोस, जबकि अधातुएं हैं वो सभी अवस्थाओं में पाई जाती हैं। गैसों में भी, जैसे सल्फर, फास्फोरस, ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि H2, N2 इन सब में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रूप में भी ये पाई जाती हैं। अधातु सभी अवस्थाओं में पाई जाती हैं तीनों में, जबकि ये धातुएं कठोर होती हैं। इसका एक अपवाद है, और अपवाद है वो है मरकरी या पारा। ये धातु होकर भी कमरे के ताप पर भी ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका मतलब ये इसका अपवाद है, बाकी सभी धातुएं हैं वो ठोस रूप में पाई जाती है। दूसरी बात करें तो धातुएं होती हैं उनमें एक तो तन्यता का गुण पाया जाता है और एक आघात वर्तनीयता का गुण पाया जाता है। तन्यता या आघात वर्तनीयता का मतलब है कि जिनको हम तान सकें, यानी जैसे सोने का है, उससे कई 10 ग्राम सोने से कई 2 किलोमीटर के लगभग लंबा तार बना सकते हैं अपन। आघात वर्तनीयता का मतलब पीट पीट कर पतली चादरों में व्यक्त कर सकते हैं। आपने देखे होंगे हमारे घरों में बने हुए ये बर्तन, इनको कितने ज्यादा से ज्यादा अलग अलग सांचों में डाल सकते हैं, क्योंकि ये धातुएं हैं, धातु के बने हुए होते हैं, इसलिए इनमें तन्यता का और आघात वर्तनीयता का गुण पाया जाता है। ये भंगुर होती है, इसलिए इनमें ये गुण नहीं पाया जाता। तीसरा उदाहरण, ये धातुएं होती हैं वो चमकीली होती है। ये धातुएं होती हैं वो चमकीली होती हैं, जबकि अधातुओं में एक अपवाद है। आयोडीन, हीरा, ग्रेफाइट, ये सभी अधातुएं हैं, फिर भी ये चमकीली है। हमने कहा कि धातुएं होती हैं चमकीली, लेकिन यहाँ पर तो अधातुएं भी चमकीली हो रही हैं, आयोडीन और हीरा, लेकिन ये कुछ ही अपवाद है। उसके बाद अगला कि धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि ग्रेफाइट है वो अपवाद। ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन ये विद्युत की सुचालक है। इस प्रकार प्रत्येक धातु की कठोरता दूसरी धातु की कठोरता से भिन्न है। हमने कहा था कि कठोर होती है धातुएं, लेकिन सभी धातुएं एक समान कठोर नहीं होती, कई ज्यादा कठोर होती हैं, कई कम कठोर होती हैं, सबकी अलग अलग कठोरता पाई जाती है। जैसे फेरस है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये धातुएं अत्यंत कठोर होती हैं। और इसके अगर आप विपरीत देखें तो सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसी धातुएं हैं जिन ये अत्यधिक मुलायम होती हैं, जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम को वो कम कठोर होती हैं, तो इनमें कठोरता का है वो अलग अलग होता है, सब एक जैसी कठोरता नहीं पाई जाती है। और ये धातुएं हैं ये अपारदर्शक होती है, अपारदर्शक होती है। तो ये हमारे प्रमुख गुण थे जो धातुएं और अधातुओं के भौतिक गुणों की बात है, और इनके गलनांक और कवतनांक भी काफी अधिक होते हैं। गलनांक और कवतनांक अधिक होता है। धातुओं का गलनांक भी अधिक होता है और कवतनांक भी अधिक होता है। और अधिकतर ठोस अधातुएं ना वो बहुत मुलायम होती हैं, लेकिन कुछ अधातुएं भी हैं जो काफी
कम ज्यादा कठोर होती हैं। जैसे हीरा है, ये कार्बन का अपरूप है हीरा, लेकिन ये बहुत कठोर होता है। हीरा है वो कठोर है, तो ये धातु है लेकिन ये कठोर है। तो धातु में कठोर होती है, ठोस होती है, अपवाद इसका मरकरी और पर। धातुओं में तन्यता और आघातवर्धनता का गुण पाया जाता है। इनको तान सकते हैं और पीट पीट कर पतली चालों में व्यक्त कर सकते हैं। धातुएं चमकीली होती हैं, लेकिन इसका अपवाद है कि आयोडीन हीरा है, ये तो अधातु है, फिर भी ये चमकीले हैं। विद्युत की सुचालक होती है धातुएं, लेकिन हमने तो ये यहाँ पर एक अपवाद है कि अधातु है ग्रेफाइट, लेकिन ये विद्युत की सुचालक है। धातुएं अपारदर्शक होती हैं, धातुओं के गलनांक और कवकनांक बहुत अधिक होते हैं, लेकिन हीरा है ये सबसे कठोर पदार्थ है, ये अधातु है, लेकिन ये तो अपवाद है। देखो कोई आयोडीन है वो चमकीली है अधातु होते हुए भी, इसलिए ये कुछ तो अपवाद हैं। आपको ये 3-4 तो अपवाद याद रखने हैं और इनके भौतिक गुण याद रखने हैं। अब हम इनके रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन नहीं, तो देखिए ये हम धातु और अधातुओं के बीच में विभेद कर रहे थे। सबसे पहले हमने भौतिक गुण देखे, अब आप रासायनिक गुणों की बात करें तो धातुएं हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। रासायनिक भौतिक गुण है वो बाहरी आवरण पर डिपेंड करता है कि उनमें क्या फर्क रहता है, जबकि ये रासायनिक गुण है, गुणधर्म है। ये देखिए आप धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातु है वो या तो अम्लीय बनाएंगे या उदासीन रहेगी। यह अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, जबकि अधातुएं हैं वो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती। इनकी प्रकृति धनात्मक होती है, इनकी प्रकृति ऋणात्मक होगी, यानी जस्ट विपरीत है। ये जलीय विलयन में धनायन बनाती है, जबकि ये जलीय विलयन में ऋणायन बनाती है। और देखो तो देखना चाहो तो देखो धातुएं हैं वो जल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी धातुएं जल के साथ क्रिया करें। सभी धातुएं जल के साथ क्रिया करना अनिवार्य नहीं, जबकि धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो आपने धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो प्रकृति में धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं प्रकृति में अलग अलग अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। स्वतंत्र अवस्था में वो धातुएं पाई जाती हैं जो अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, यानी कम क्रिया करती हैं। जैसे आपको पता है कि सोना, चांदी, ये धातुएं हैं, ये कम क्रियाशील है, ये जल्दी से क्रिया करती हैं। क्या 100 वर्ष भी हो जाए तो इन पर जंग लगना इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। इसका मतलब वो क्रिया नहीं होती है, ये कम क्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जबकि कुछ धातुएं ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती हैं, ये दोनों धातुएं, जबकि कुछ धातुएं हैं वो सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर आती हैं। अब आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम ये ऐसी धातुएं हैं जो हाथ लगाने पर ही ये थोड़ी सी नमी और संपर्क में आने पर आग लगा देती हैं ये, और जब आग लगा देती हैं तो ये स्वतंत्र अवस्था में थोड़ी पाई जाती है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। इसका मतलब सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक ऊपर की धातुएं हैं सोडियम, पोटेशियम में। इनको इसीलिए प्रयोगशाला में केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पाई जाती हैं, वो होती हैं सोडियम, पोटेशियम। सोडियम, पोटेशियम ये धातुएं हैं, और कुछ धातुएं मध्यम स्तर पर पाई जाती हैं, जैसे लोहा है, लेड है, जिंक है। ये धातुएं हैं वो मध्यम सक्रियता श्रेणी में पाई जाती हैं। और कुछ निम्न पर ये आती है प्लेटिनम, एजी, सिल्वर, एयू, गोल्ड, ये सब निम्न स्तर पर पाई जाती है। तो ये जो मध्यम स्तर की धातुएं हैं, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं मध्यम हैं, ये सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं, और इनको फिर इन विधियों के द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है।
तो देखो इसमें आपको दो प्रमुख रूप से ये नाम याद रखने हैं, वर्जन और निस्तापन। परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है वर्जन और निस्तापन, यानी वर्जन में कौन से अयस्कों को किन अयस्कों के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, सल्फाइड अयस्कों के लिए, जबकि निस्तापन में कार्बोनेट अयस्कों के लिए। यानी सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, यानी बदला जाता है, जबकि निस्तापन में कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। यानी इसमें वायु की मात्रा होगी जबकि इसमें कोई सीमित मात्रा होगी, यानी कम होगी। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, ये जिंक सल्फाइड है, इसमें देखो ऑक्सीजन कम है, ये ज्यादा है इसमें, और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। और यहाँ पर देखिए ये कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट, क्योंकि ऊपर हमने देखा कार्बोनेट ही है, इसलिए कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट है, और इसको ताप किया, दोनों पर ताप का प्रभाव है, यानी सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म, इसमें भी अधिक ताप पर, लेकिन इसमें सल्फाइड अयस्कों को और इसमें कार्बोनेट अयस्कों को, यहाँ पर बना जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये वर्जन और निस्तापन का महत्वपूर्ण अंतर है, आपको याद रखना है। और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातुएं होती हैं, मध्यम स्तर पर कौन सी धातुएं होती हैं, और निम्न स्तर पर कौन सी धातुएं हैं। ये ज्यादातर वर्जन और निस्तापन है, ये मध्यम स्तर की धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाई जाती है। और इस प्रकार धातुएं, ये मिश्र धातु, एक देखो इसमें होता है मिश्र धातु। ये मिश्र धातु क्या होती है, यानी दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु का गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। आपने देखा होगा जंग नाम सुना होगा, जंग क्या होता है, काफी लंबे समय तक धातुओं को आर्द्र नमी एवं वायु के संपर्क में रखने पर, जैसे लोहे पर भूरी रंग का परत का चढ़ जाना, लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाना, उसी को जंग बोला जाता है। और इसलिए इसमें विभिन्न प्रकार की धातुओं का मिश्रण किया जाता है। यानी शुद्ध धातु, आप जैसे सोना है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन शुद्ध सोने से हम आभूषण नहीं बना सकते, इसलिए भारत में लगभग 22 कैरेट सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। और ये 2 कैरेट है, 2 कैरेट चांदी मिलाई जाती है, मिश्र धातु इनके साथ मिला दी जाती है। तो ये भारत में 24 कैरेट का सोने के आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, सामान्यतः शुद्ध धातु के आभूषण बनाए नहीं जाते, क्योंकि मिश्र धातु है उसके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। जैसे आपको ये 3 मुख्यतः विशेष रूप से ये ध्यान में रखनी है, ये धातुएं पूछ सकते हैं आपको बोर्ड में कि पीतल किस धातु का मिश्रण है, किन किन धातु का मिश्र धातुएं कौन कौन सी शामिल होती हैं, कांसा में कौन सी धातुओं का मिश्रण है, सोल्डर कौन सी धातुओं का मिश्रण है। तो देखो ये सोल्डर है, ये सीसा प्लस टिन, इन दोनों का मिलकर बना हुआ होता है, इसका गलनांक काफी कम होता है, गलनांक कम होता है, इसलिए इसको विद्युत तारों की वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है इसका। तो ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, सोल्डर। ऐसा भी आ जाता है कि सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है, तो सीसा और टिन का। पीतल है वो तांबा प्लस जिंक। देखो इस पीतल के लिए तो इलेक्ट्रिक याद रख सकते हो आप पिताजी, यानी पीतल का मतलब पीता का मतलब तांबा, जी का मतलब जिंक। ये देखो तांबा प्लस जिंक, पीतल तांबा जिंक, पहले अक्षर उठाओ, सब एक जैसे याद रह जाते हैं। कांसा तांबा और टिन के बने हुए होते हैं। तो ये मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुएं क्या करती हैं, इनसे चालकता का मान भी कम हो जाता है और गलनांक भी कम हो जाता है। ये इसमें प्रमुख रूप से हमने इस पाठ के लगभग टॉपिकों को क्लियर करने का प्रयास किया है। इसके बाद में से हम, आपने देखा होगा कि ये नाम सुने हुए होंगे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस प्रकार से कि जिनमें कार्बन परमाणु की एक संख्या है उसका पूर्व लग्न होगा मेथ 2 हो तो उसका एक 3 हो तो प्रोप 4 हो तो ब्यूट 5 हो तो पेंट 6 हो तो हेक्स 7 हो तो हेप, इस प्रकार से। तो देखो हमने कार्बन के ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनको समझने का प्रयास करेंगे।
कि जिन कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो वो होता है एल्केन, और इसमें अनुलग्न आता है वो ध्वनि होती है एन की, अनुलग्न एन की। जैसे देखिए पहला है मेथ, मेथ है, इसका मतलब इसमें कार्बन है वो है एक, और कार्बन एक है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन होंगे 4, यानी इसको इस प्रकार से लिख सकते हो CH4, ये मेथेन है। ये ध्वनि किसकी बन गई, यानी मेथ तो जिसमें कार्बन एक हो मेथ, और अगर एकल बंध है और एल्केन श्रेणी का है, इसका मतलब इसमें लास्ट की ध्वनि होगी एन, और मेथ और एन बन जाएगा मेथेन। और इसका सूत्र क्या होता है, देखो इसका सूत्र होता है CnH2n+2। यहां से देखिए इसको C एक है, इसका मतलब n का मान एक है, तो H से 2 को 1 से गुणा किया 2, और 2 जोड़ा तो 4। यानी अगर ऐसा सूत्र आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी श्रेणी का सदस्य है, एल्केन श्रेणी का सदस्य है। अब जैसे मान लो मैं यहां पर आपको प्रोपेन की बात करूं, आपको कहा जाए प्रोपेन, इसका सूत्र बताइए। अब आपको यहां से पता होना चाहिए कि प्रोपेन में कितने होते हैं, कार्बन 3, इसका मतलब कार्बन तो है 3। इस सूत्र में देखो n का मान रखो 3 गुणा 6, और ये 2 जुड़ा, इसका मतलब 8, यानी C3H8। ये इसका सूत्र हो गया प्रोपेन का। और अब आपको इसकी संरचना के लिए भी कहा जाए तो देखो कार्बन है वो 3 बार लगाओ आप, और सब जगह हाइड्रोजन लगाओ, ये इसकी संरचना बन गई। देखो 3 3 6 7 और 8 हाइड्रोजन आ, कार्बन 3। तो जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो वो एल्केन, जिसका सूत्र होता है CnH2n+2, और इसका नाम के आगे लास्ट में n की ध्वनि उत्पन्न होती है, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सदस्य है एल्केन। और एल्केन और एल्काइन दोनों है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदस्य। एल्केन का जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो वो होता है एल्कीन श्रेणी का सदस्य, और इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CnH2n केवल। यानी देखो यहां पर 2 ज्यादा थे जुड़े हुए थे, 2 कम करते जाओ, ये 2 कम कर दिया, तो जो 2 प्लस के थे वो आप बचे नहीं, 2 में से 2 घट गए। अब अगर आपको यहां पर सूत्र पूछे, जैसे मैं ब्यूट के ये प्रोपेन ही ले रहा हूं, तो यहां पर आपको ध्वनि होगी वो होगी प्रोपेन की, क्योंकि इसमें अंतिम ध्वनि है वो एन की नहीं होकर अब इन की है, एल्किन, यानी इसमें इन की ध्वनि उत्पन्न होती है लास्ट में। और प्रोपेन है, इसका मतलब कार्बन तो इसमें भी 3 ही है, लेकिन इसका सूत्र क्या होगा, यानी यहां पर 2 को केवल 3 से गुणा करना है, 3 गुना 6, C3H6, यानी इस 3 का डबल 6 दिखे, ऐसा सूत्र लगे कि 3 का डबल 6 हो रहा है, इसका मतलब वो एल्किन श्रेणी का है। यानी लास्ट में और कार्बन से डिसाइड करना है कि कौन सा सदस्य है, मेथेन है, एथेन, यहां पर 3 है तो प्रोपीन अगर 5 होता तो क्या होता, पेंटेन होता, और ये एल्किन है इसका मतलब पेंटीन, और C5 है तो H होगा 10, ये सूत्र होगा इसका पेंटेन का। और एल्काइन, इसमें लास्ट में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और ध्वनि है वो आयन की ध्वनि उत्पन्न होती है लास्ट में, आयन की। और यहां पर क्या होगा, इसका सूत्र CnH2n-2, यानी 2 फिर आपको कम करने हैं। देखो यहां पर 2 प्लस में थे, ये अब हट गए, अब 2 अब कुछ बचा है नहीं, इसलिए न बचा तो 2 फिर कम करना पड़ेगा। तो एल्केन में 2 प्लस में, इसमें सिर्फ दुगुना, इसमें दुगुने से 2 कम। अगर ऐसा कहीं आपको सूत्र लगे तो वो कौन सी श्रेणी का है, इसका आपको अंदाजा लगा देना चाहिए कि एल्केन का है, एल्कीन का है या एल्काइन का। जैसे मान लो यहां पर प्रोपाइन, यानी आपको प्रोपाइन का सूत्र मैं बनाना चाहूं तो देखो C तो 3 ही है, क्योंकि प्रोपीन में प्रोप है, इसका मतलब उसमें कार्बन 3 होते हैं।
अब देखो हाइड्रोजन की बात करो, दुगुना करो 3 का दुना 6, 6 में से 2 घटा 4, यानी इसका सूत्र होगा C3H4। कार्बन का दुगुना में से 2 कम करेंगे तो ये C3H4 होगा, और ये किस श्रेणी का है? एल्काइन का। अगर ऐसा सूत्र आ जाए C5H10 C3H6 से तो एल्कीन का, और अगर ऐसा आ जाए कि C3H8 यानी दुगुने से 2 अधिक है एल्केन का, दुगुना ही है, कार्बन का दुगुना है हाइड्रोजन तो एल्कीन, और कार्बन के दुगुने में से 2 कम है तो एल्काइन। ये तीनों प्रकार के सदस्य हैं, ये दोनों हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता हो, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध पाए जाते हो या त्रिबंध पाया जाते हो। अब अगर बात करें कि आपको कहा जाए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, और कह दे कि आप इसकी किसी भी तीन की संरचना बनाइए, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपको मीथेन का नाम है। अब आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तो परिभाषा दे दोगे कि कार्बन और ऐसे कार्बन कार्बन के मध्य अगर एकल बंध हो तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और मीथेन की बात, सबसे पहले मीथेन की बात आती है, आपको पता है कार्बन, इसका सूत्र क्या होता है? कार्बन एक ही होता है, और हाइड्रोजन एक इस कार्बन के दुगुने से 2 अधिक है, इसका मतलब CH4। और इसकी संरचना के लिए कहा जाए तो देखो कार्बन को चारों ओर से सिंगल बंध से बांधकर हाइड्रोजन लगा तो ये इसकी संरचना होगी। दूसरा मान लीजिए एथेन की बात करें तो कार्बन 2 और हाइड्रोजन कितना होगा? वो इस दुगुने से 2 अधिक होगा, यानी 2 का दुगुना 4 और 4 में 2 जुड़ा तो 6, ये इसकी संरचना होगी। और अब संरचना क्या होगी? देखो कार्बन कार्बन 2 जगह लिखो और सभी और हाइड्रोजन लगा दो, आपको 6 हाइड्रोजन मिल जाएंगे यहां पर, ये इसकी संरचना होगी। मान लीजिए मैं हेक्सेन की बात ही कर रहा हूं, सीधी हेक्सेन। कार्बन कितने? हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, और हेक्सेन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है 6 का दुगुना 12, और 12 में 2 जुड़ा तो 14, यानी हाइड्रोजन कितना होगा? 14। और इसकी संरचना क्या होगी? देखो कार्बन 6 लगा हुआ और सभी और हाइड्रोजन लगा दो, ये संरचना बन गई हेक्सेन। ये संरचना है हेक्सेन की, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के 3 सदस्यों की संरचना है, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए अब बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की संरचना। बेंजीन और, अब आपको इनका सूत्र याद होना जरूरी है, C6H6 तो होता है बेंजीन का, और साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है C6H12। दोनों की देखो ये आपको संरचना एक समान दिख रही है, फर्क क्या है उसको आप समझने का प्रयास करें। देखो बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं 3, एक यहां पर लगा दिया, बीच में से छोड़ दो एक, फिर एक छोड़ दो, फिर एक, ये है डबल बॉन्ड। और यहां पर सब जगह कार्बन कार्बन लगा दो, कार्बन 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 और कार्बन, और सब जगह एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो ये संरचना बन जाएगी आपकी बेंजीन की। और साइक्लोहेक्सेन में कोई द्विबंध नहीं है, इसका मतलब आप यहां पर सिर्फ कार्बन कार्बन लगा दो, और हाइड्रोजन 12 है, इसका मतलब आपको 2 लगानी है हाइड्रोजन हर कार्बन पर, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगाना। इतना ही फर्क है दोनों की संरचना में। कई बार प्रश्न आ चुका है, बेंजीन की संरचना बनाइए, साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनाइए, संरचना सूत्र लिखिए। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि साइक्लोहेक्सेन में सहसंयोजक बंधों की संख्या बताइए, तो देखिए सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है?
2 4 6 8 10 12 12 तो हो गए बाहर वाले और 1 2 3 4 5 और 6 6 हो गए अंदर वाले तो 12 और 6 18 से संयोजक बंध है इसमें 18 से संयोजक बंध है। ऐसा प्रश्न आ जाए बेंजीन में कि बताइए त्रियाबंध की संख्या। इसमें आपको कोई ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या कहीं? इसका मतलब कहीं नहीं है, तो त्रियाबंधों की संख्या शून्य है। तो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की संरचना सेम है। बेंजीन के अंदर ये 3 द्विबंध पा रहे हैं जबकि इसमें कोई द्विबंध नहीं पाया जा रहा है। ये दोनों की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। दोनों के सूत्र